प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में। यह टॉपिक कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत भाषा, व्याकरण और लिपि में दिया गया है। तो आज हम लिपि के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने भाषा और व्याकरण को पढ़ लिया था तथा भाषा और व्याकरण से संबंधित बनने वाले प्रश्नों का भी अध्ययन कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे लिपि के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। भाषा के मौखिक रूप को लिपिबद्ध करने के लिए जिन चिन्हों या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। अर्थात मौखिक भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे मैं कोई भी शब्द बोलता हूँ, जैसे मैंने बोला भजन। अब भजन को जिन चिन्हों के साथ में लिखा जाएगा उन्हें लिपि चिन्ह कहेंगे। जैसे भजन में लिखेंगे सबसे पहले भय, जय, ने। अब भजन ध्वनि को जिन चिन्हों में हमने लिखा वो ध्वनि चिन्ह हो गए लिपि। तो यहाँ पे ये भय, जय और न, इनको कहेंगे हम लिपि। लिपि की एक परिभाषा और देखते हैं कि लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी, संस्कृत, नेपाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी रोमन लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। भारत की प्राचीन लिपियों में ब्राह्मी, खरोष्टी, गुप्त तथा कुटिल लिपियां प्रमुख मानी जाती हैं। लेकिन इनमें दो लिपियां प्रमुख हैं, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। ब्राह्मी लिपि की दो शाखाएं थी, एक उत्तरी शाखा, दूसरी दक्षिणी शाखा। तो हमारी देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से हुआ माना जाता है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट, जिनका शासनकाल 700-800 ईस्वी के आसपास था, के एक शिलालेख में मिलता है। अब हम जानेंगे देवनागरी लिपि के नामकरण से संबंधित कुछ तथ्य कि इस लिपि का नाम देवनागरी लिपि कैसे पड़ा। इसके बारे में पहला तथ्य है, इस लिपि का संबंध गुजरात के नागर ब्राह्मणों से होने के कारण इसका नाम नागरी रखा तथा देव भाषा संस्कृत के संपर्क में आने के कारण नागरी से पहले देव जोड़ा गया और नाम पड़ा देवनागरी। इसके बारे में दूसरा तथ्य है कि कुछ विद्वानों का मानना है कि यह लिपि नगरों में प्रचलित होने के कारण नागरी कहलाई। देवनागरी लिपि का नाम देवनागरी क्यों पड़ा, इसके बारे में तीसरा कथन है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र को नगर एवं चंद्रगुप्त मौर्य को देव कहा जाता था। इन दोनों के संयोग से यह लिपि देवनागरी कहलाई। देवनागरी लिपि को लोकनागरी और हिंदी लिपि भी कहा जाता है। अगला बिंदु है देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं। तो देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। जैसे पहली विशेषता है, देवनागरी लिपि में स्वर व्यंजन वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित हैं। अगली विशेषता है, देवनागरी लिपि में 11 स्वर और 33 मूल व्यंजन हैं। इन 33 मूल व्यंजनों में 25 तो वर्गीय व्यंजन हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन हैं, ये, रे, ले, वे, 4 ऊष्म व्यंजन हैं, से, श, है। तथा इन 33 व्यंजनों के अलावा 4 संयुक्त व्यंजन हैं, क्षय, त्रय, गे और श्रय। 2 अयोगवाह हैं, एक अनुस्वार और दूसरा चंद्रबिंदु, और 2 उच्छिप्त व्यंजन हैं, ड़ और ढ शामिल हैं। इस प्रकार देवनागरी लिपि में मूल व्यंजन तो हैं 44 और कुल व्यंजन हैं 52। अभी हमारी केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने एक वर्ण जिसे विशिष्ट वर्ण के रूप में हिंदी वर्णमाला में शामिल किया है। यदि हम उसको शामिल करें तो हमारी देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या हो जाती है 53। वो वर्ण है, उसको ऐसा लिखा जाता है, इसको ये ले और रे के बीच की ध्वनि देता है। जैसे हरियाणो,
पोड़ आदि शब्दों में इस लय का प्रयोग किया जाएगा यदि इसको हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है तो। अगली विशेषता है अक्षरों में सुडौलता है तथा वर्ण निश्चित आकार लिए हुए हैं, यानी हमारी देवनागरी लिपि के प्रत्येक वर्ण को निश्चित आकार में लिखा जाता है। अगली विशेषता है देवनागरी लिपि के वर्ण अत्यंत कलात्मक, सुंदर और सुगठित तरीके से लिखे जाते हैं। यह लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, यानी जिस प्रकार से ये लिखा हुआ है इस लिपि को दाईं तरफ से बाईं तरफ की ओर लिखा जाता है, जबकि फारसी लिपि को इसके विपरीत लिखा जाता है, दाईं तरफ से बाईं तरफ की ओर, जबकि हमारी देवनागरी लिपि को बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता है। अगली विशेषता है देवनागरी लिपि ध्वन्यात्मक लिपि है, यानी इसमें एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। देवनागरी लिपि में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। देवनागरी लिपि में सभी वर्गों की अनुनासिक ध्वनियों के लिए भी अलग अलग चिन्ह हैं। देवनागरी लिपि में सभी स्वरों के लिए ह्रस्व और दीर्घ मात्राएं होती हैं, जैसे ये ई इसकी छोटी मात्रा और ये दीर्घ है तो इसकी बड़ी मात्राएं निश्चित होती हैं। देवनागरी लिपि में प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा होती है जिसे शिरोरेखा कहते हैं। जैसे हमने को कोई शब्द लिखना है जैसे मदन, तो इन मदन शब्द के ऊपर हम एक रेखा खींचते हैं, इसे शिरोरेखा कहते हैं। देवनागरी लिपि में अन्य भाषाओं की ध्वनियों को भी लिया गया है, जैसे अंग्रेजी से ओ तथा फारसी से का, ख, ग, ज, फ आदि। संपूर्ण लिपि स्वरों और व्यंजनों में विभक्त है। अगली विशेषता है एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण एक स्थान से होता है, अर्थात वर्णों का उच्चारण स्थान निश्चित है। अगली विशेषता है देवनागरी लिपि के लिपि चिन्हों में किसी भी भाषा को लिखा और बोला जा सकता है। अगली विशेषता है इसमें स्वरों के लिए मात्राओं की निश्चित व्यवस्था है और मात्राओं का प्रयोग व्यंजनों और स्वरों के संयोग के समय होता है। अगली विशेषता है देवनागरी लिपि में कोई भी मूक वर्ण यानी साइलेंट लेटर नहीं होता है। प्रिय बच्चों, इस प्रकार हमने लिपि के बारे में आज समस्त जानकारी ग्रहण कर ली है। इससे अगले वीडियो में हम देखेंगे लिपि से संबंधित बनने वाले प्रश्नों को। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।